विमला को गेट तक विदा करके ज्यों ही सुमन ने पीठ मोड़ी, मालती के खिलखिलाने की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। मालती की हंसी की आवाज सुनकर उसके कदम किचन की तरफ बढ़ गए। किचन में दीपा सब्जी काट रही थी, मालती उसके पास बैठी थी। वह उसकी किसी बात पर हंस रही थी। मालती ने पीछे मुड़कर देखा तो सहम गई। सुमन का चेहरा गुस्से में तमतमाए तवे सा सुर्ख लाल हो रहा था। माँ के इस रूप को देखकर उसकी हंसी गायब हो गई। उसके गले से मरी सी आवाज निकली, जी मम्मी। अपने कमरे में जाओ, सुमन आदेशात्मक स्वर में बोली, दीपा के पास मत बैठा करो। सुमन इतना कहकर बेडरूम में चली गई। मालती ने दीपा को देखा जरूर, लेकिन दोनों में से बोली कोई नहीं। अनाम सी खामोशी दोनों के बीच छा गई। कुछ देर पहले सुमन विमला से हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन विमला के जाते ही सुमन को क्या हो गया? उसके व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन का कारण मालती और दीपा की समझ में भी नहीं आया था। मालती चुपचाप उठकर चली गई और किचन में दीपा अकेली रह गई। रात को मोहन बाबू घर लौटे तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा कि आज घर खोया खोया सा है। अन्य दिन वे घर लौटते तो उन्हें दीपा और मालती की हंसी बाहर ही सुनाई पड़ जाती थी। बरामदे में सुमन उनके इंतजार में बैठी मिलती, लेकिन आज न उन्हें दीपा और मालती की हंसी सुनाई पड़ी और न ही सुमन बरामदे में बैठी हुई मिली। मोहन बाबू समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई बात है जो घर में सन्नाटा पसरा है। मालती घर में घुसते ही उन्होंने बेटी को आवाज लगाई थी। सोफे पर बैठते हुए उन्हें आश्चर्य हो रहा था। बेटी मालती, पत्नी सुमन और बहू दीपा में से कोई उन्हें नजर नहीं आ रहा था। क्या हो गया है आज सबको? मोहन बाबू पहली बार इतनी खामोशी सन्नाटा अपने घर में देख रहे थे। कहीं कोई अनिष्ट, और इस आशंका से वह सिहर उठे। जी पापा। मालती अपने पापा के सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है बेटी? मोहन बाबू ने अपनी बेटी को इतना खामोश और उदास नहीं देखा था। क्या कोई बात या लड़ाई झगड़ा हुआ है घर में? नहीं पापा, मालती धीरे से बोली थी। फिर तुम उदास क्यों हो? मोहन बाबू बेटी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले। ऐसे ही। मालती फीकी सी हंसी थी। मोहन बाबू समझ गए मालती उनसे कुछ छिपा रही है, पर बेटी से ज्यादा पूछना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए बोले, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बेडरूम में। क्यों? मोहन बाबू बेटी की बात सुनकर चौंकते हुए बोले, क्या तबीयत खराब है? पत्नी के इतनी जल्दी बेडरूम में जाने पर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। सुमन सबसे बाद में सोती थी। बेटी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब मोहन बाबू बोले, तुम आराम करो। मालती चली गई। सुमन सुलझी हुई समझदार पत्नी थी। 30 साल के दाम्पत्य जीवन में उसने कभी भी मोहन बाबू को शिकायत का मौका नहीं दिया था। हर समय हंसते मुस्कराते रहना उसका स्वभाव था। उनकी बेटी मालती और बेटे प्रदीप ने भी विरासत में मां का ही स्वभाव पाया था। मोहन बाबू ने कभी भी पत्नी को जोर से बोलते या नाराज होते हुए नहीं देखा था। उसका खुशमिजाज स्वभाव उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन बेटे की शादी होते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। वह कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। शायद सास बनते ही औरत में कुछ गुण स्वतः ही आ जाते हैं। मोहन बाबू कपड़े बदलते हुए मन ही मन सोच रहे थे। प्रदीप के लिए बहुत रिश्ते आए थे, एक से बढ़कर एक। उनका साला महेश भी अपनी दोस्त की लड़की का रिश्ता लेकर आया था। लड़की के पिता का अपना कारोबार था, लड़की माँ बाप की इकलौती संतान थी, सारी धन दौलत की एकमात्र वारिस। लड़की का पिता भारी भरकम दहेज देने के लिए भी तैयार था। मोहन बाबू को दहेज का लालच नहीं था। उनकी एक ही शर्त थी, जिसे उनका बेटा पसंद करेगा उसी लड़की से वह अपने बेटे की शादी करेंगे। जितने भी लड़कियों के रिश्ते आए, सबके बारे में बेटे को बता दिया था। प्रदीप कई लड़कियों को देखने भी गया था। उसे मोहन बाबू के सहकर्मी रमेश की बेटी दीपा पसंद आई थी। दीपा उच्च शिक्षित, संस्कारी और सुंदर थी। बेटे की पसंद पर मोहन बाबू ने उसका रिश्ता दीपा से कर दिया था। पति के इस निर्णय पर सुमन नाराज हुई थी। मोहन बाबू ने पत्नी की नाराजी को गंभीरता से नहीं लिया था। उन्हें विश्वास था उन्होंने ये निर्णय लेकर कोई गलती नहीं की थी। उनका यह विश्वास सही निकला था। दीपा ने
आते ही अपने व्यवहार से सुमन का मन मोह लिया था। सुमन को अब दीपा से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब दूसरी औरतें अपनी बहुओं द्वारा लाए दहेज का बखान करती, तब सुमन को उनकी बातें सुनकर मलाल जरूर होता था। ऐसा जब भी होता तब सुमन असामान्य हो जाती। फिर कई दिनों तक उसका मूड उखड़ा रहता। घर के हालात देखकर मोहन बाबू को लगा शायद आज भी कोई ऐसी ही बात हो गई होगी। मोहन बाबू के बैठते ही दीपा खाने की थाली ले आई। दीपा थाली रखकर जाने लगी तो मोहन बाबू बोले, आज चुप क्यों हो बेटी? वैसे ही दीपा ठिठक कर खड़ी रह गई। सास से कोई बात? मोहन बाबू ने जानबूझकर बात को अधूरा छोड़ दिया था। नहीं तो? दीपा साड़ी का पल्लू उंगली में लपेटते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, तुम कुछ छिपा रही हो, कोई बात जरूर है। मोहन बाबू के बार बार पूछने पर दीपा बोली, विमला आंटी आई थी, वह गई है, तब से ही मम्मी बेडरूम में है। विमला का नाम आते ही मोहन बाबू का माथा ठनका था। विमला ब्याह कर इस कॉलोनी में आई, तब से ही मोहन बाबू उसे जानते थे। वह उन औरतों में थी जो दूसरों के घर में आग लगाकर तमाशा देखती है। मोहन बाबू को विमला से चिढ़ थी। उसकी आदत से वह वाकिफ थे, इसलिए उन्हें विमला का घर आना पसंद नहीं था, लेकिन सुमन को उससे लगाव था। सुमन की विमला से खूब पटती थी। खाना खाने के बाद मोहन बाबू उठे तो उनकी नजर मेज पर रखे लिफाफे पर पड़ी। प्रदीप का था। वह पढ़ने लगे। प्रदीप की शादी होते ही उसकी नौकरी लग गई थी। वह लेक्चरर होकर गुवाहाटी चला गया था। आसाम से हिंसा, असंतोष की खबरें जब तब आती रहती थी, इसलिए बेटे को इतनी दूर भेजने से पहले पत्नी के साथ उनका भी मन घबराया था। लेकिन आजकल नौकरी मिलना भी मुश्किल है, इसलिए दिल से न चाहते हुए भी बेटे को भेज दिया था। अब तो प्रदीप को वहां रहते हुए 1 साल हो गई थी। बीते 1 साल में वह 3 बार घर आ चुका था। उसका फोन रोज आता था। अब वह बेटे के दूर होने पर चिंतित नहीं थे। पिछली बार प्रदीप आया तब मोहन बाबू बोले थे, बहू को भी साथ ले जा। अभी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मकान मिलने पर ले जाऊंगा। आज प्रदीप ने मकान मिलने की सूचना दी थी। पत्र पढ़कर मोहन बाबू ने मन ही मन सोचा था, वह सबको लेकर गुवाहाटी जाएंगे। दीपा को प्रदीप के पास छोड़ आएंगे। इस उम्र में पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। यही तो इन लोगों के मौज मस्ती के दिन है। लड़की के मां बनने के बाद बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। मोहन बाबू सोचते हुए बेडरूम में आ गए। सुमन सिर ढककर सो रही थी। क्या हुआ? मोहन बाबू पलंग पर बैठते हुए बोले, आज प्राण प्यारी क्यों मुंह फुलाए लेटी है? पति की आवाज सुनते ही सुमन उठ बैठी। वह पति को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, मैंने पहले ही मना किया था, प्रदीप का रिश्ता यहां मत करो। आज अचानक रिश्ते की बात कहां से आ गई? महेश कितना अच्छा रिश्ता लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे आदर्श आर्य आ गए। सुमन हाथ नचाते हुए बोली, मुझे दहेज नहीं चाहिए। हमारे पास क्या कमी है जो बेटे की शादी में दहेज लेते? फिर तो बेटी की शादी में ज्यादा देना भी पड़ता। मोहन बाबू ने पत्नी को समझाया था, फिर यह क्यों भूल रही हो? प्रदीप ने कई लड़कियां देखी थी, लेकिन उसे दीपा ही पसंद आई। फिर मैं क्या करता? रंग रूप, खूबसूरती और शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती। हूर की परी ने पहली मुलाकात में ही न जाने क्या जादू कर दिया था कि प्रदीप तो उसका दीवाना हो गया। लेकिन बेटे की पसंद पर हाँ करने से पहले जांच पड़ताल तो कर ली होती। लड़की के लक्षण तो पता कर लिए होते। सुमन की आवाज में क्रोध साफ झलक रहा था। जांच क्या करनी थी? रमेश मेरा बचपन का दोस्त है, हम एक ही विभाग में काम करते हैं। भले ही अलग अलग शहर में है, लेकिन फोन पर बात होती रहती है। मोहन बाबू बोले, बड़े भोले हो, तुमने अपने दोस्त पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसने विश्वासघात किया। दोस्त बनकर ऐसा छुरा पीठ में घोंपा है कि हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सुमन तेज स्वर में बोली थी। कुछ बताओगी भी या पहेलियां बुझाती रहोगी? पत्नी की बात सुनकर मोहन बाबू बोले थे, आज विमला आई थी, वह कल ही आगरा से लौटी है। उसकी बहन के लड़के की शादी थी, बारात सदर गई थी। वहाँ उसकी दूसरी औरतों से मुलाकात हुई। वहीं उसे किसी औरत से दीपा के अतीत के बारे में पता चला। क्या पता चला?
पत्नी की बात सुनकर मोहन बाबू प्रश्नसूचक नजरों से उसे देखने लगे। दीपा शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। तब स्कूल से कहीं भाग गई थी। उसे कई दिन बाद पकड़ा गया था। उसके घर से भागने की खबर अखबार में भी छपी थी। विमला ने जो कुछ बताया सुमन ने पति को सुना दिया था। वो उम्र ही ऐसी होती है, फिल्मी हीरोइनों के बारे में पढ़कर, फिल्में देखकर लड़कियां ऐसी प्रभावित होती है कि हीरोइन बनने के सपने देखने लगती है और घर से भाग जाती है। नादानी में अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। मोहन बाबू ने पत्नी को समझाया। तुम इसे गलती कह रहे हो। नाक कटवा दी इसने हमारी। तुमने मेरे फूल से बेटे के पल्ले कुलक्षणी बांध दी। इसे तुम फौरन मायके भेज दो। सुमन गुस्से में बोली, दीपा यहाँ रही तो हमारी बेटी मालती को भी बिगड़ देगी। बात फैले उससे पहले तलाक की अर्जी दिलवा दो। प्रदीप की अभी उम्र ही क्या है, इसके लिए अभी बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। तुम्हारे बेटे की तो दूसरी शादी हो जाएगी, पर जरा सोचो परित्यक्ता दीपा का क्या होगा। तुम औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हो। औरतों को सुमरने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। ऐसी बदमाश बदचलन आवारा लड़की को मैं अपने घर में हरगिज नहीं रहने दूंगी। सुमन गुस्से में तीखे स्वर में बोली। कान खोलकर सुन लो, तुमने अगर अपनी लाडली बहू को घर से नहीं निकाला तो मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपनी बेटी पर इस कुलक्षणी की छाया अब नहीं पड़ने दूंगी। मोहन बाबू पत्नी को प्यार से समझाते हुए बोले, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से अब कोई फायदा नहीं है। कच्ची उम्र में नादानी में की गई गलती को नजरअंदाज कर देना ही बुद्धिमानी है। पति की बातें सुनकर सुमन आग बबूला हो गई। सब कुछ जानकर आंखें नहीं मूंदी जाती, मूंदनी पड़ती है। मत भूलो हमारे भी एक बेटी है, उससे भी ऐसी गलती हो सकती है। पत्नी की बातें सुनकर मोहन बाबू बोले, तुम अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। तुम अगर ऐसी गलती कर देती और फिर तुम्हारी शादी नहीं होती, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती। बस रहने दो। बहू के लक्षण छिपाने के लिए पत्नी पर आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुमन चीत्कार उठी, हमारे खानदान में ऐसी रीत नहीं है। मैं ऐसा करती तो मेरा बाप कभी मेरा मुंह नहीं देखता। मोहन बाबू जोर से हंसकर व्यंग्य से बोले, तुम्हारे बाप और खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। सुमन तैश में न जाने क्या बोल गई। उसकी बातें सुनकर मोहन बाबू ने अलमारी से अपनी पुरानी फाइल निकाली थी और खोलकर सुमन के सामने रख दी। 30 साल पहले के अखबार की कटिंग जिसे मोहन बाबू ने बहुत संभाल कर रख रखा था। इसमें सुमन का मोहन के साथ भागने का समाचार छपा था। सुमन कॉलेज में पढ़ती थी तब अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सुमन उस अखबार की कटिंग देखकर सन रह गई। दीपा नाबालिग थी और हीरोइन बनने के चक्कर में एक लड़की के साथ भागी थी। तुम बालिग थी और अपने प्रेमी के साथ भागी थी। 1 महीने बाद पकड़ी गई थी। तुम मोहन से शादी करना चाहती थी, लेकिन मोहन ने तुम्हारा इस्तेमाल करने के बाद शादी से इनकार कर दिया था। मोहन बाबू कुछ देर चुप रहकर बोले, तुम भूली नहीं हो तो एक बात बता दूं। क्या? सुमन के मुंह से मरियल सी आवाज निकली थी। तुम्हारे पिता ने चट मंगनी पट ब्याह किया था। सुहाग सेज पर तुम गर्भवती थी। मोहन बाबू सत्य उद्घाटित करते हुए बोले, प्रदीप तुम्हारे उसी प्यार की निशानी है जिसे तुमने प्यार समझा था। पति के मुंह से सच्चाई जानकर सुमन हतप्रभ रह गई। उसका अतीत जानते हुए भी पति ने आज तक कुछ नहीं कहा था। दूसरे के पाप को अपना नाम देकर भी कभी उल्हाना नहीं दिया था। कुछ देर पहले सुमन बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, लेकिन पति की बातें सुनकर बोलती बंद हो गई थी। तुम्हारे पापा ने मुझे रिश्ता करने से पहले सब कुछ बता दिया था। रमेश ने भी दीपा की उस नादानी को नहीं छिपाया। मैंने रिश्ता करने से पहले प्रदीप को सब कुछ बताया था। सारी बातें जानकर सुमन का सिर शर्म से झुक गया। मोहन बाबू पत्नी को सीने से लगाकर बोले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर तुमने आज दीपा को तलाक की बात न की होती तो मैं आज भी सब कुछ न बताता। पति के सीने से लगकर सुमन सोच रही थी। उसका पति देवता है। शिव ने विष पीकर जिस तरह देवताओं की रक्षा की थी, उसी तरह मोहन बाबू ने उसे अपनाकर उसे समाज में इज्जत से जीने का अधिकार दिया। पति की महानता के आगे वह नतमस्तक थी। दोस्तों,
कहानी अगर रसदार लगी हो तो थोड़ा सा रस, सब्सक्राइब और लाइक पर भी छिड़क दें। धन्यवाद।